तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे घर में आने की? मैं अपने बाप के घर में आई हूँ, बल्कि अपने खुद के। हाथ पीछे, आप इससे उंगली भी नहीं लगा सकते वरना निकल जाओ मेरे घर से, वरना ऊंची आवाज में बात नहीं करेंगे अंसार साहब हमारे साथ। तुम मुझे बताओगे कि अपने घर में मैं क्या। एक मिनट, घर मेरे बाप ने आधा आधा तकसीम किया था ना, वो आधा हिस्सा आपका, ये मेरा। अब नहीं कहिएगा कि मेरे घर से चली जाओ। जो मेरे चारों तरफ अंधेरा था ना, ये रोशनी बनकर आया था। अंसा ने एक दफ़ा फिर अपने हक पर डाका डालने वाले को धूल चटा दी। वो अपने भाई के घर पर पहुंचती है और जाकर उसे कहती है कि मेरा भी ये घर है। तो उसका भाई गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम मेरे घर में आ सको। तभी अंसा जमील कहती है क्यों ना मैं आ सकती, जबकि मेरे बाप ने यह घर मेरे भी नाम किया था। जबकि हाथापाई पर उतरने लगता है आरिफ, तो फिर एक दफ़ा अंस उसके सामने आता है और कहता है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम मेरी बीवी पर हाथ उठाओ और उससे ऊंची आवाज़ में बात करो। और वो पुलिस वाले भी साथ लेकर जाते हैं, जो कि आरिफ की अच्छी खासी दुर्गत बना डालते हैं। बिल्कुल भी यकीन नहीं आता अंसा को कि उसका भाई इतना ज़्यादा घटिया निकल सकता है, जबकि उसकी भाभी पूरा साथ देती है उसके भाई का। अंसा को अपनी भाभी से तो कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन भाई उसके साथ ये हरकतें करेगा उसे इस बात का भी अंदाज़ा नहीं था। उसकी भाभी को कोई और बात नहीं मिलती तो अंसा के करैक्टर पर उंगली उठाने लगती है और कहती है कि तुमने उसी वीडियो वाले लड़के से शादी कर ली। तभी अंसा जमील पूरे कॉन्फिडेंस से उसे बताती है कि अंस ने मेरा हाथ तब थमा था जब पूरा अंधेरा हो चुका था मेरी ज़िंदगी में। ये रोशनी बनकर मेरी ज़िंदगी में आया और इसने जबकि इस हालात में मेरे भाई ने मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन अंश ने मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ा। ये सारी बातें कहने के बाद वो अंश को लेकर चली जाती है और पुलिस वाले से कहती है कि मेरी प्रॉपर्टी का जल्द से जल्द इससे आधा हिस्सा लेकर दिया जाए। जबकि दूसरी तरफ मुरसलीन शायान पे बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम बार बार अंसा के सामने जाओ। तो वो कहता है कि उसने मेरी माँ के साथ बहुत बदतमीज़ी की। मुरसलीन उसे बता देता है कि इससे ज़्यादा बदतमीज़ी तुम मुझसे करते हो, मैंने तो कभी इस तरह का रिएक्शन नहीं दिया। एक दफ़ा खुदा के लिए तुम लोग दोनों माँ बेटे समझ जाओ कि जो चीज़ फसल काटनी हो उसको पहले बो कर उसका इंतज़ार किया जाता है। मैं भी ऐसा कुछ चाह रहा हूँ कि अंश खुद अपने हाथों से जिस तरह मेरे नाम पर फैक्ट्री कर चुका है, इसी तरह ये घर भी अपनी बीवी से लेकर देगा। लेकिन तुम लोगों को मेरी बात की समझ नहीं आ रही। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, उसके लिए चाहे तुम लोगों को चंद दिन की एक्टिंग ही करनी पड़े, खुदा के लिए उसके साथ अच्छे हो जाओ ताकि अंश को ये लगे कि हम ही उसके सगे हैं और वो अपनी ज़िंदगी से अंसा जमील को कहीं निकाल कर दूर फेंक दे। शायान सोचने लगता है क्या मेरा बाप सारा कुछ ठीक कह रहा था, लेकिन शायान का गुस्सा वैसे का वैसा ही रहता है। जबकि मुरसलीन को बहुत गुस्सा है शायान पर और कहता है कि जब भी मेरा काम बिगाड़ोगे तुम ही बिगाड़ोगे, तुम जैसी औलाद से तो अच्छा था कि मैं वैसे ही बेऔलाद रहता। और दूसरी तरफ शहरीन के जो कारनामे थे उसके बाद मुरसलीन बार बार अपने आप से जंग लड़ रहा था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह शहरीन की ज़िंदगी से उस फाहम कुरैशी को निकाला जाए। उस फाहम कुरैशी को उसकी ज़िंदगी से तभी निकाला जा सकता था जब उसका कट्ठा चट्ठा उसके सामने बयान कर दिया जाता। जबकि मुरसलीन ये सारा कुछ कर चुका था, लेकिन वो फिर भी यकीन नहीं करती। इधर अंसा जमील फर्नीचर सेट करती है तो शायान आ जाता है और कहता है कि तुम लोगों की जुर्रत कैसे हुई कि मेरे माँ का सामान बाहर निकाल दिया। जबकि अंश पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा रहता है और अंसा तो ऐसा मुंह तोड़ जवाब देती है माँ बेटे को कि उनको तो जगह ही नहीं मिलती, वो कहाँ पे जाएं। जबकि मुरसलीन आकर बात को रफा दफा करता है और अंसा से कहता है कि आज के बाद शायान यहाँ पर नहीं आएगा। तभी वो कहती है कि ये मेरा घर है शायान, अगर मुझे दोबारा यहाँ पर नज़र भी आया तो मैं पुलिस को इन्फॉर्म करके इसे पकड़वा दूँगी कि ये मुझे हैरास करने की कोशिश कर रहा है। ये सारी बातें शायान सुन चुका था अंसा के मुंह से और चाहता था कि कहीं ना कहीं अपना गुस्सा निकाले, लेकिन अंसा के सामने वो ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि अंसा पहले ही उसे मुँह के बल गिरा चुकी थी, इसलिए दोबारा उसका मुँह लगने का कोई फ़ायदा नहीं था। इसलिए शायान डर चुका है अंसा की बेबाकी और बेखुदी से। इसी वजह से वो जान चुका था कि अब मेरी दाल यहाँ पर नहीं गलने वाली। दूसरी तरफ शायान की इंसल्ट करता है उसका बाप अंसा और अंश के सामने। शायान को सबसे ज़्यादा तकलीफ तभी होती है जबकि उससे पहले उसकी अंसा की ताई शाजिया बहुत सारी बातें सुना चुकी होती है अंश को और उस पर रोब जमाती है कि यहाँ से अब जल्द से जल्द सारा सामान उठाकर दोबारा उस कमरे में रखो। तो अंसा कहती है हमारे कमरे में जगह नहीं है, आप यहाँ से जो भी सामान लेके जाना चाहें जहाँ मर्जी शिफ्ट कर ले, लेकिन मेरे रूम में आप ये शिफ्ट नहीं कर सकती क्योंकि जिसका भी सामान होता है वो अपने सामान की जिम्मेदारी खुद उठाता है और हिफाजत से रखता है। अब जो मैंने कान में बालियाँ पहनी हुई हैं इसको भी तो मैंने खुद ही संभालना है, जबकि किसी और ने तो नहीं। तो आपको भी ये बात समझ जानी चाहिए। अंश बहुत पुरसकून होकर बेड पर बैठा होता है और उसे खुशी होती है कि आज उसका कमरा सेट हो चुका है। उसको बार अपने बचपन की बात याद आती है कि किस तरह उसकी ताई
ये जो शाजिया थी किस तरह सर्दी में उसे सोफे पर लटाया रख करती थी और एक लिहाफ तक नहीं निकलता था। अंसा बहुत खुश होती है अपना कमरा सेट करके, क्योंकि पुप्पो अम्बरीन ने जो इतना बड़ा गिफ्ट उनको दिया था उसके लिए उन्होंने कमरा बहुत अच्छे से एडजस्ट कर लिया था। अंश को ये सब कुछ मुश्किल लग रहा था क्योंकि वो जानता था अपनी ताई की तबीयत को, इसलिए वो बार बार अंसा को समझा रहा था, लेकिन अंसा कहीं किसी की बात सुनने वाली थी। उसने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि उसकी ताई की तो बोलती बंद होगी और नेक्स्ट वो दोबारा 100 दफ़ा सोचेगी। इधर शहरीन को मौका मिल जाता है अपनी माँ को भड़काने का और वो कहती है कि बाबा बिल्कुल गलत कह रहे हैं, मुझे लगता है कि वो फाहम कुरैशी ऐसा नहीं है। बाबा के जिस दोस्त ने भी उसे बताया है उसे कोई गलतफहमी भी तो हो सकती है। आप नहीं जानती कि उसके पास कितना पैसा, घर, बंगला, गाड़ी है, और क्या मेरी ज़िंदगी में मैं इसी काबिल हूँ कि मैं ऐसे घरों में रह सकूँ। आपको नहीं लगता कि आपकी बेटी वहाँ पर खुश रहेगी? जबकि मुरसलीन क्लियर कट कह चुका था कि फाहम कुरैशी कोई अच्छा इंसान नहीं है, उसका काम है लड़कियों को इस्तेमाल करना और उनको अपने गाड़ियों की और बंगलों की चमक दमक दिखाकर उनको फंसाता है, फिर उनको साइको बनाकर छोड़ देता है। तुमने वो मेरे दोस्त की बेटी देखी थी ना जिसको साइको किया था, और इसी फाहम कुरैशी ने किया था। शहरीन ये सारी बातें मानने को तैयार नहीं थी, जबकि मुरसलीन बार बार चीख चीख कर उसे कह रहा था, क्या वो उस लड़के की अहमियत तुम्हारी नज़र में इतनी ज़्यादा हो चुकी है जो तुम अपने बाप की बात को मानने से इनकार कर रही हो? शहरीन कहती है कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन मैं आपकी ये बात नहीं मान सकती कि मैं उससे राब्ता छोड़ दूँ, जबकि वो मुझे पसंद आ गया है। आपको पता है ना, जो चीज़ मुझे पसंद आ जाए मैं फ़ौरन उसे ले लेती हूँ। तो फाहम कुरैशी भी मुझे पसंद है, मैं उसे पाना चाहती हूँ। मुरसलीन को बहुत गुस्सा है शहरीन पर। उसे लगता है कि उसका समझाना बेफसूल है, क्योंकि जो कंडीशन और जिस स्टेप ले चुकी है शहरीन, उसके बाद उसको कोई मौका नहीं मिलेगा कि वो अपनी ज़िंदगी संवार सके। इसलिए बार बार मुरसलीन समझाता है, जबकि उसके समझाने का भी शहरीन पर कोई असर नहीं होता। अब शयान चाहे तो कुछ कर ही सकता है अपनी बहन के लिए, लेकिन वो क्यों करेगा? उसको भी तो चमक दमक से बहुत प्यार है जो कि फाहम कुरैशी के पास है। फाहम कुरैशी अब दूसरा निशाना शयान को बनाएगा। दोनों मिलकर एक दफ़ा अंसा जमील के खिलाफ साजिश करेंगे, लेकिन वो साजिश कभी कामयाब नहीं होने वाली, क्योंकि जब जब वो अंसा पर वार करेंगे तो आगे उनको खड़ा हुआ अंस मिलेगा, जिसको इन्होंने एक बहुत कमज़ोर समझा हुआ था। लेकिन अंसा को लगता है कि वो अपने लिए सब कुछ खुद कर सकती है, इस वजह से उसको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। जैसे ही वो फर्नीचर लेकर आती है तो सब माँ बेटियाँ उसके सामने खड़ी हो जाती हैं। अंसा बिल्कुल भी नहीं घबराती और फिर भी पूरा का पूरा फर्नीचर अपने कमरे में सेट करवाने के लिए ऊपर ले आती है जो फर्नीचर लेकर आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ शाजिया को बहुत मिर्चें लगती हैं, लेकिन लगता था कि जैसे ही दोनों नीचे आएंगे तो किसी न किसी तरीके शहरीन की जान छूट जाएगी मुरसलीन के सवालों से, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मुरसलीन ऊपर से वाजे देकर दोनों माँ बेटियों को ऊपर बुला लेता है और कहता है कि मेरी अभी बात ख़त्म नहीं हुई थी जो तुम लोग यहाँ से चले गए हो। शहरीन को एक दफ़ा फिर पूरी की पूरी डांट पिलाता है कि शायद ये सुधर जाए, और फिर वो कहता है कि इसने कभी नहीं माना कि ये कहाँ पर जा रही है और क्यों जा रही है, जबकि मैं जानता था और जितने झूठ इसने मुझसे बोले हैं इसके बाद तो बनता ही नहीं था कि मैं इससे ऐसे लहजे में बात करूं, जबकि मैं जान चुका था कि ये मुझसे यूनिवर्सिटी का भी झूठ बोल रही है और जहां से ये आ रही थी, हालांकि मैं इसे गाड़ी में देख रहा था, मुझे तो ये गवारा ही नहीं हो रहा कि मेरी बेटी फाहम कुरैशी की गाड़ी में बैठ कर आई है और इतनी देर इसने उसके साथ टाइम स्पेंड किया है। शहरीन डटी रही अपनी बात पर, उसे किसी बात पर कोई भी शर्म नहीं आ रही थी। उसको तो सिर्फ और सिर्फ अपने बाप की सारी बातें उसके सर पे से गुजरती हुई नजर आ रही थी। उसे लगता था कि ऐसे ही मेरा बाप कॉन्शियस हो रहा है, मैं तो उससे ज़्यादा अक्लमंद हूँ, क्योंकि फाहम कुरैशी को जहाँ तक मैंने जज किया है वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जबकि फाहम कुरैशी ने उसे अपने जाल में ऐसा फंसाया है, उसको फाहम के अलावा कोई दुनिया का बंदा नज़र ही नहीं आ रहा, क्योंकि जो चमक दमक उसने दिखा दी है शहरीन को वो तो पहले ही पैसे की पुजारी थी, इसलिए वो मर मिटी इस फाहम कुरैशी पर। फाहम कुरैशी जैसे ही उसे प्रपोज करेगा शादी के लिए तो शहरीन फ़ौरन मान जाएगी, क्योंकि उसे लगता है कि उससे बेस्ट पार्टनर उसके लिए कोई और हो ही नहीं सकता। वो एक लग्जरी लाइफ जी सकती है उसके साथ रहकर, लेकिन उसे बिल्कुल भी ये बात का अंदाज़ा नहीं कि उसका बाप ठीक कर रहा था। वो जिस तरह उसे अपने हाथों इस्तेमाल करेगा कभी शहरीन ने सोचा भी नहीं होगा। हर चीज़ को अपनी प्रॉपर्टी समझेगा और शहरीन को भी, और शहरीन को लगता था कि वो अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकेगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फाहम कुरैशी उस पर अपने रूल लागू करेगा जो कि शहरीन को मानने भी पड़ेंगे। इधर अंसा और अंस मिलकर यूनिवर्सिटी जाते हैं तो सब
सवालात का जवाब इकट्ठे देते हैं। जिस बात से हंसा डर रही थी ऐसा कुछ होता ही नहीं।